हेलो स्टूडेंट्स। तो ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पैटर्न पर मेरी दूसरी क्लास है। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ये जो मेरी क्लासेस हैं इनका फ़ायदा उठा सके और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सके। तो ये हमारी वीडियो बैंक की संकल्पना पर आधारित है, जिसमें मैंने बैंक की संकल्पना से संबंधित सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम। देखिए, जो बैंक का सिद्धांत है इसके अन्य नामों में अगर आता है तो मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम भी इसको कहा जाता है और मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस भी इनके सिद्धांत को कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। तो किन के सिद्धांत को जाना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा हमारा वॉल्टर पेंक के सिद्धांत को। तो इसका पूरा नाम भी आपको याद रखना है कि पेंक का पूरा नाम क्या है। तो पेंक का पूरा नाम है वॉल्टर पेंक। और पेंक कहाँ के थे? तो जर्मन के थे। इनके सिद्धांत की जो भाषा थी वो भी जर्मन लैंग्वेज थी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, पेंक के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पेंक के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य था बहिर्जात प्रक्रम तथा आकृतिक विशेषताओं के आधार पर धरातलीय संचलन के विकास और उसके कारणों की संकल्पना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, पेंक के अनुसार किसी भी क्षेत्र में स्थल रूपों की विशेषता किससे संबंधित होती है? तो पेंक ने विवर्तनिक घटनाओं से संबंधित इनको माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंक के अनुसार स्थल रूपों का विकास समय आधारित न होकर के कैसा है? तो ये समय स्वतंत्र है, जबकि हमने देखा था डेविस का जो सिद्धांत है वो समय आधारित सिद्धांत था, लेकिन इनका ये सिद्धांत समय आधारित नहीं है, समय स्वतंत्र इनके सिद्धांत को कहा जाता है। पेंक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किस भाषा में किया था? तो पेंक के इस सिद्धांत की जो भाषा थी वो जर्मन भाषा थी। जर्मन भाषा होने के कारण ही इनके सिद्धांत को जो है ज़्यादा मान्यता प्राप्त नहीं है, बहुत ही बिगड़े हुए भूगोलवेता के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवस्था के स्थान पर पेंक ने किस नामावली का प्रयोग किया था? तो जो पेंक महोदय हैं इन्होंने अवस्था के स्थान पर इंटिक्लुंग शब्द का प्रयोग किया था, जबकि डेविस महोदय ने अवस्था शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेंक के सिद्धांत से बनता है कि पेंक ने तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण अवस्थाओं के स्थान पर किन नामावलियों का प्रयोग किया था? तो यहाँ पे जो पेंक महोदय हैं उन्होंने अवस्था शब्द का प्रयोग नहीं किया था, जबकि इंटिक्लुंग शब्द का प्रयोग किया था और 3 ही इन्होंने इंटिक्लुंग दिए थे। तो पहली जो इनकी अवस्था थी जिनको इन्होंने कहा है अफस्ती जिंडे इंटिक्लुंग, जिसका जो पहाड़ी है उसका विकास बढ़ती दर से विकास की अवस्था इसको कहा है। ग्लिक फार्मिंग इंटिक्लुंग जो कि इनके सिद्धांत की दूसरी अवस्था है, जिसको समान दर से विकास की अवस्था भी कहा जाता है। तीसरी अवस्था है आबस्ती जिंडे इंटिक्लुंग, जिसको घटती दर से विकास की अवस्था भी कहा जाता है। तो तीसरी अवस्था ये है। देखो, पेंक महोदय की सिद्धांत की टोटल अगर प्रवस्था पूछा जाए तो टोटल प्रवस्थाओं में 6 प्रवस्था थी, जबकि अवस्थाएं 3 ही दी हैं इन्होंने। ठीक है, और अवस्था शब्द के स्थान पर इंटिक्लुंग शब्द का प्रयोग किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, उत्थान से पूर्व स्थलखंड को पेंक ने क्या कहा है? तो जब किसी एक स्थान का उत्थान होता है तो उससे पहले की आकृति विहीन जो क्षेत्र होता है उसके लिए इन्होंने प्राइमरम्फ शब्द का प्रयोग किया है। तो प्राइमरम्फ जो है ये आकृति विहीन समतल प्राय मैदान होता है जो एक किसी पर्वत या पहाड़ी के निर्माण से पहले की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, पेंक के अनुसार स्थल रूप किसका प्रतिरूप होता है? तो यहाँ पे जो पेंक है, पेंक ने कहा कि स्थल रूप उत्थान की दर और अपर्दन एवं पदार्थों के विस्थापन की दर के बीच के अनुपात है, जबकि डेविस महोदय ने यहाँ पे स्थल रूप का प्रतिरूप माना है संरचना, प्रक्रम और अवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंक ने तीव्र गति से विकास की प्रवस्था किसे कहा है? तो पेंक ने तीव्र गति से विकास की अवस्था अफस्ती जिंडे इंटिक्लुंग को कहा है, जो कि इनके सिद्धांत की पहली अवस्था है। पेंक के अनुसार घाटी गर्तन और वी शेप वैली कौन सी अवस्था की विशेषता है? तो आफस्ती झंडे इंटिक्लुंग में घाटी गर्तन और वी शेप वैली का निर्माण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आफस्ती झंडे में नदियों की घाटियों के पार्श्व ढाल कैसे होते हैं? तो उत्तल ढाल इनका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस अवस्था में प्रारंभ में उत्थान मंद गति से और फिर तीव्र गति से होता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इस अवस्था को आफस्ती झंडे इंटीग्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, उत्थान व अपर्दन के कारण प्राथमिक प्राइमारंभ पर अनेक सोपानों का निर्माण हो जाता है और इन सोपानों को पेंक ने क्या कहा है? तो इन सोपानों को पेंक ने पीडमान ट्रेपेन कहा है। और जब इन पीडमान ट्रेपेन के ऊपर चबूतरों का विकास हो जाता है तो इन चबूतरों को हम कहते हैं पीडमांड फ्लैश, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि समान विकास की प्रावस्था किसे कहा जाता है? तो समान विकास की प्रावस्था ग्लिक फार्मिंग इंटिक्लुंग को कहा जाता है। ग्लिफ फार्मिंग इंटिक्लुंग को कितनी प्रावस्थाओं में डिवाइड किया जाता है? तो यहाँ पे हमारी 3 प्रावस्थाएं आ जाती हैं, प्रावस्था ए, प्रावस्था बे और प्रावस्था से। प्रावस्था ए की विशेषता है कि उत्थान की दर निम्नवर्ती अपर्दन की दर से अधिक होती है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से जो हमारी आफस्ती झंडे इंटिक्लुंग है जिसमें उत्थान की दर अधिक रहती है जबकि अपर्दन की दर बहुत कम रहती है, तो उसी प्रकार से ग्लिफ फार्मिंग की जो प्रथमावस्था होती है, प्रावस्था होती है, तो इसमें उत्थान की दर जो है वो अधिक रहती है जबकि अपर्दन की दर बहुत कम रहती है। तो उत्थान की दर निम्नवर्ती जबकि अपर्दन की दर अधिक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि शिखर तल की ऊंचाई में अवनयन की दर घाटी के गहरा होने की दर के बराबर होती है। तो ये किस अवस्था में होती है? तो ये ग्लिक फार्मिंग की प्रावस्था नंबर अ में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक से बनता है कि निरपेक्ष उच्चावच में ना तो वृद्धि होती है और ना ही ह्रास, वह स्थिर रहता है। तो ये किस अवस्था की विशेषता है? तो ये प्रावस्था नंबर ब, ग्लिक फार्मिंग की जो प्रावस्था ब है उसकी ही विशेषता होती है। शिखर तल के निम्नीकरण एवं उत्थान की दरें बराबर होती है, तो ये भी प्रावस्था नंबर ब में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थलखंड का उत्थान किस अवस्था में समाप्त हो जाता है? तो स्थलखंड का विकास प्रावस्था नंबर स में खत्म हो जाता है। तो यह अंतिम प्रावस्था है ग्लिक फार्मिंग की। प्रावस्था से को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको समान विकास की प्रावस्था के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, स्थल रूपों की घटती दर से विकास की प्रावस्था किसे कहा जाता है? तो जो हमारी अंतिम प्रावस्था है जिसको हम आवस्थी झंडे कहते हैं, तो आवस्थी झंडे में स्थल रूपों का घटती दर से विकास होने लग जाता है, इसीलिए इसको स्थल रूपों की घटती दर से विकास की प्रावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, किस प्रावस्था में पार्श्विक अपर्दन लंबवत या निम्नवर्ती अपर्दन की तुलना में बहुत अधिक होता है? तो ये भी किस में होता है? ये भी आवस्थी झंडे इंटिक्लुंग के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस अवस्था में घाटी के पार्श्व ढाल में 2 भाग हो जाते हैं? तो आवस्थी झंडे इंटिक्लुंग में जो घाटी है उसके पार्श्व में 2 भाग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, घाटी का ऊपरी भाग का ढाल खड़ा होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो घाटी का जो ऊपरी भाग होता है जो खड़े ढाल वाला होता है तो उसको गुरुत्व ढाल या वाष्टुजन कहा जाता है। और घाटी के पार्श्व का जो निचला भाग होता है उसको वाष्ट ढाल या हॉल्डन हैग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, वाष्टुजन में ह्रास होने पर नुकीली शंक्वाकार पहाड़ियों का निर्माण होता है। इस प्रकार की पहाड़ियों को पेंक ने क्या कहा है? तो इस प्रकार की जो पहाड़ियां हैं इनको पेंक ने इंसेलबर्ग कहा है, जबकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, इनको डेविस महोदय ने मोनार्नाक कहा था। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था। अगर आप ये जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, अगर आप इस सिद्धांत को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो डिटेल में भी मैंने ये पूरा सिद्धांत करवाया हुआ है जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके पूरे सिद्धांत को भी पढ़ सकते हो। और ये जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ ये अभी जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी का न्यू नोटिफिकेशन आया है जिसमें हमें बोला गया है कि 60 क्वेश्चन हमारे आएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होंगे। तो इस एग्जाम पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन हैं जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में भी आ सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग मैंने ये जो क्वेश्चन हैं वो तैयार किए हैं, तो आप इनको देख लीजिए और लर्न कर लीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं।
तो मैंने पूरा का पूरा सिद्धांत कवर किया है यहाँ पे इन क्वेश्चनों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आबस्तिजिंडे इंटिक्लुंग के अंत में उत्पन्न विस्तृत सतह को क्या कहा जाता है। तो आबस्तिजिंडे इंटिक्लुंग जो है इसकी अंतिम विस्तृत सतह को इंड्रफ्ट के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारी आज की क्लास